Hello everyone, this is part number 2 of class 11th political science book Indian Constitution at Work, chapter number 1 Constitution Why and How। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पहले जाओ उसको देख लो, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एक क्विक रिकैप लेंगे। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है हमें, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखे 5 मेजर फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करके देता है कि किसके पास पावर है डिसीजंस लेने की, गवर्नमेंट की पावर। अगर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, ओवर यूज़ करती है, तो उसके ऊपर लिमिटेशंस भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गोल्स को, हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि हम कौन सी कंट्री के सिटीज़न हैं। ठीक है, अब ये सारे मेन फंक्शंस थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमने लास्ट पार्ट में देखे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन से। जब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें 3 बेसिक क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं, मतलब वो फंक्शनल है, वो एक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, लोगों के फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है या फिर किस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, कंट्री को गवर्न करने में कैपेबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले जब मैं बोलती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके माइंड में क्या आता है, मे बी आपके माइंड में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक बुक होती है जिसमें कुछ रूल्स, आर्टिकल्स, लॉज लिखे होते हैं जिसके हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जाता है। ठीक है, इंडिया के केस में आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट में है और एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक बुक फॉर्मेट में है जिसमें आर्टिकल्स, प्रोविजंस, लॉज सब कुछ लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड के अगर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देखा जाए तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे कि इंडिया का है। अब वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं जो कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ एक सिंगल सोर्स नहीं है, एक सिंगल सोर्स नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम की हम एग्जांपल लेंगे। यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका। और दूसरी बात कि वो रिटन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बट उनके सारे प्रोविजंस, उनके सारे लॉज जो हैं वो लिखे हुए नहीं हैं, बहुत से अनरिटन फॉर्म में भी हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्री स्टेबल तरीके से गवर्न की जाती है। इसका मतलब है कि रिटन हो या अनरिटन हो ये मैटर नहीं करता है, बस स्टेबल तरीके से कंट्री को गवर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अ सेट ऑफ डिसीजंस जो कि कलेक्टिवली एक कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इज इट इफेक्टिव, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है, लोगों के डिमांड्स के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कौन बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्टिव बनता है, कौन ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब ये बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है या नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को चेक क्यों करना है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत सी कंट्रीज़ के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि सिर्फ पेपर पर लिखे हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है ग्राउंड लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशंस को कोई फॉलो ही नहीं करता है, बस कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं। इसीलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, प्रोमलगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग कैसी हुई है, कैसे बनाया गया है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। मोड ऑफ प्रोमलगेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अब हम 2 केसेस देखेंगे, एक है डिफंक्ट, दूसरा है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया गया, जिनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले लोगों से
नहीं पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के फेवर में काम नहीं करता है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा लंबे टाइम तक? इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। और दूसरा केस है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया, लोगों की सपोर्ट से बनाया गया, जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो लोगों को देखकर ही सेट किए गए और लोगों को उसी के तरीके से गवर्न किया जाता है। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली वो जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया गया है, जिसके पास लोगों का सपोर्ट है, लोगों का एग्रीमेंट, हाँ लोग एग्री करते हैं और फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया का एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशंस सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशंस पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बनाए गए हैं। मतलब जैसे इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रही है, आपको पता है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे देश में क्या कंडीशन थी, पॉवर्टी किस लेवल तक थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, और भी बहुत सारी चीज़ों को, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया गया यानी कि बनाया गया। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। और साउथ अफ्रीका में भी यही सिचुएशन थी कि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, और पॉवर्टी जो भी सिचुएशन उस टाइम पर कंट्री में थी उसको ध्यान में रखते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, सेम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी। इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी ये कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि उसकी जो डिज़ाइनिंग हुई है वो पॉपुलर लीडर्स ने की है। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उन लीडर्स ने बनाया है जिनके पास पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मास पब्लिक सपोर्ट था, यानी कि लोग उनको मानते थे, वो करिस्मेटिक लीडर्स थे। जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कंट्री के लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और इसीलिए हम लोग उन पर ट्रस्ट करते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया। ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट डिटेल में होगा। अभी के लिए ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक असेंबली थी जिसमें लोग, वो लीडर्स थे, वो लोग थे जो कि लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए थे ताकि वो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बना था। ठीक है, अब आप गूगल करके कमेंट करोगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास इनॉर्मस लेजिटिमेसी है, यानी कि उसको लीगल तरीके से सपोर्ट, यानी लीगली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो वैलिड है, ट्रस्टेबल है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको किसने बनाया? इसको क्रेडिबल लीडर्स ने बनाया जिन पर बिलीव किया जा सकता है, उन पर बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट था। इसीलिए जब हम लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हमने चूज़ किया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेवर में ही होगा। उसमें ऐसे प्रोविजंस होंगे जो हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको फॉलो करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन को। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, क्योंकि इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी है उन लीडर्स के पास जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, उसके बाद जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार हुआ, बनकर आया, तो उसके ऊपर कंसेंसस हुआ, यानी कि सभी लोग एग्री किए। ठीक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे उनके ऊपर इतनी डिटेल में डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग्स होती थी, तो क्लॉज बाय क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन को अच्छे से पढ़ा जाता था। अमेंडमेंट के लिए अपोज किया जाता था, अगर कोई प्रोविजन गलत है तो उसको अपोज किया जाता था, फिर उसको अमेंड किया जाता था और सही तरीके से उसको वहाँ पर डाला जाता था। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर सारे एग्री हो गए। अब उसके बाद हमने हमारे जो लीडर्स थे उनके पास इतनी पावर थी और इतना पॉपुलर सपोर्ट था कि वो लोगों को कन्विंस कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे हैं वो अपनी पावर को एग्रेंडाइज करने के लिए नहीं बना रहे हैं, यानी कि पावर को एक्सपैंड करने के लिए नहीं बना रहे हैं, अपनी पर्सनल पावर का मिसयूज़ करने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि लोगों को सोशल जस्टिस मिल सके। ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जा सकें ताकि लोग अपनी आइडेंटिटी को
सिक्योर फील कर सकें, ठीक है। इसीलिए नो एग्रेंडाइजमेंट यानी कि अपनी पर्सनल पावर को एक्सपैंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था। ये कन्विंस किसने, हमारे पॉपुलर लीडर्स ने लोगों के बीच में ये ट्रस्ट पहले विन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल पावर के लिए नहीं है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी भी रेफरेंडम नहीं किया गया। इनफैक्ट कभी भी इंडिया में रेफरेंडम नहीं किया गया। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है जब कोई गवर्नमेंट, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जब कोई लॉ बनाना चाहती है, कोई डिसीजन लेना चाहती है, तो वो लोगों से वोट लेती है येस या नो की फॉर्म में। यानी कि लोगों से उनकी राय पूछी जाती है कि आपका इस पर येस कहना है या नो कहना है। अब कभी भी डायरेक्ट लोगों से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी इंडिया के केस में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वही हमें रिप्रेजेंट करते थे और उनके पास इतना सपोर्ट था, हम लोगों का इतना ट्रस्ट था कि हमें कभी भी, हमारी गवर्नमेंट को कभी भी डायरेक्टली हम तक अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो हमें पूछें कि हमारा किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी लॉ पर क्या कहना है, ठीक है। इसीलिए इंडिया में कभी भी रेफरेंडम नहीं हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इतना आसान नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्मूथली वर्क करना है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्मूथ तरीके से बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हम नेपाल की एग्जांपल लेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। नेपाल में क्या हुआ, 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया। अमेंड नहीं, अमेंड करना तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को बदलना होता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे तरीके से चेंज करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, क्या डिस्टर्बेंसेस थी वहाँ पे, ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले 48 में, 51, 59, देन 62 एंड 1990 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 5 बार चेंज किया। अब 90, क्योंकि नेपाल जो है यहाँ पे मोनार्की रूल था, यानी कि राजा रूल करता था, लेकिन वहाँ के लोगों को भी ये था कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लोगों के पास प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, लोग भी राइट्स इंजॉय करें। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मोनार्की थी और किंग ये चाहता था कि सारी पावर मेरे पास रहे और डेमोक्रेसी बहुत लिमिटेड हो, इसीलिए वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो रहा था और 5 बार उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। अब 1990 में क्या हो गया कि किंग ने मल्टी पार्टी कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टीज जो है वो इलेक्शंस लड़ सकती हैं, ठीक है। अब ये तो कर दिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आई कि राजा ने मैक्सिमम पावर्स अपने पास ही रखी, लेकिन फिर भी मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि डेमोक्रेसी तो लाई लेकिन मैक्सिमम पावर्स को अपने पास रखा, ठीक है। अब इसकी वजह से लोगों में एजिटेशन हुआ, लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कुछ लोगों ने, अब सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किंग का क्या रोल होगा, क्या किंग का कोई रोल होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब एक ग्रुप कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किंग का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, यानी मोनार्की को बिल्कुल अबॉलिश कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के द्वारा एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता था कि भाई राजा होना चाहिए, किंग हो, लेकिन बहुत लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए किंग के पास। अब 2 ग्रुप्स में डिवीजन हुआ, इसीलिए राजा को काफ़ी सस्पिशन फील हुआ और राजा नहीं चाहता था कि, किंग नहीं चाहता था कि वो अपनी पावर्स को छोड़े। तो उसने क्या किया, अक्टूबर 2002 में सारी पावर्स को अपने पास ले लिया, डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया, लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक चीज़ डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए। अब जब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा किंग के ऊपर, मोनार्की ख़त्म करनी पड़ी उनको एट लास्ट। 2008 में राजा को अपनी पावर छोड़नी पड़ी और हर एक चीज़ डेमोक्रेटिक तरीके से करनी पड़ी। इसीलिए 2015 में नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 6th कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि उनका डेमोक्रेटिक तरीके से था और उसमें लोगों का पूरा सपोर्ट था। वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ही रिप्रेजेंट करता था, इसीलिए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन उनका कब बना, 2015 में, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं। हॉलमार्क का मतलब होता है ऐसी क्वालिटीज़, ठीक है, ऐसी क्वालिटीज़ जो ये रिप्रेजेंट कर दें या जो ये प्रूफ कर दें कि आखिर इस चीज़ को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हॉलमार्क का मतलब ये है कि ऐसे रीजंस या ऐसे प्रोविजंस जो ये प्रूफ कर दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करना है, ठीक है, रीज़न टू फॉलो प्रोविजंस। अब देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्यों फॉलो करते हैं। हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है इसलिए क्योंकि उनको एक रीज़न मिलता है, या तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या उनको
फ्रीडम मिल रही है या उनको जस्टिस मिल रहा है, कुछ तो उनको मिल रहा है जिसकी वजह से वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। तो हालमार्क का मीनिंग यही होता है। अब देखो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है, सबको इक्वल नहीं मानता है, जो मेजॉरिटी में है, जैसे हमारे इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है, हिंदूज ऑब्वियसली, अगर हिंदूज़ के लिए कोई प्रोविज़न बनाया जाता है हिंदूज़ के फेवर में और मुस्लिम्स या दूसरी क्रिश्चियनिटी या कोई और जो रिलीजन है वो उनके अगेंस्ट है या उनके साथ वो फेयर नहीं है, तो क्या उन लोगों के पास कोई रीज़न होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का? नहीं, क्योंकि उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके जो गोल्स हैं वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो ऐसे प्रोविजंस सेट करे जो हर एक पर्सन को इक्वल फील करवाएं और हर एक पर्सन के पास एक रीज़न हो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों करना है। ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोविजंस का यही मतलब है कि कैसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं वो सबको इक्वल फील कराते हैं, सबके लिए इक्वल है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबके लिए इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, ये सवाल आता है। क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है या फिर एक्सेप्टेबल माना जाता है? क्योंकि वो सबके लिए इक्वल प्रोविजन सेट करता है। और दूसरी बात कि इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इतने बैलेंस्ड तरीके से डिज़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल है और हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को, इंडिया के जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में बैलेंस क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब जब बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात आती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस करना ज़रूरी ही क्यों है। देखो, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने एग्री करे हैं, लोग उस पर, लोग उसको फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो अपनी, मे बी गवर्नमेंट ही अपनी पावर को इन्हांस करने के लिए कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करे, अपनी पावर का मिसयूज़ करे या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड या पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करे। ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी पहले से ही ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या पता आने वाले टाइम में कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश करे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, अंडरमाइन करने की कोशिश करे। तो इसीलिए जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ या प्लानिंग के साथ बने होते हैं, वो पावर्स को इतना स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट तरीके से फ्रेगमेंट करते हैं कि किसी भी एक ग्रुप को इतनी एक्सेसिव पावर नहीं दी जाती है कि आने वाले टाइम में वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे और बाकी इंस्टीट्यूशंस या बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो उसको ना रोक सकें। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड किया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट है पावर का। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी होता है जहाँ पे नेशनल, स्टेट एंड देन लोकल लेवल पर पावर दी जाती है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रेगमेंट है उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर को डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको पावर दी गई है ताकि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो पावर को ओवर यूज़ ना करे। जैसे सपोज करो एग्जीक्यूटिव, यानी कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर ये सारे आते हैं, अगर ये चाहे कभी समटाइम्स ये चाहते हैं कि ये अपनी मेजॉरिटी का यूज़ करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अगर कोशिश करते हैं तो जुडिशरी इंटरफेयर करती है, बाकी इंस्टीट्यूशंस इंटरफेयर करते हैं ताकि ये अपनी पावर का ओवर यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम पावर को हॉरिजॉन्टल तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो इससे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पर पूरी नज़र रखेगा कि कब वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है और उसको मिसयूज़ नहीं करने देंगे। अब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाए और उन्हीं लोगों को सत्ता में आने का, यानी उन्हीं लोगों को आगे रिप्रेजेंट होने का मौका मिले जिनको सच में पब्लिक सपोर्ट मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्रेट बैलेट हो गई और मतलब कि वोटिंग तो हुई लेकिन लोगों ने जिसको वोट किया उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया या उसको मौका नहीं मिला। तो ऐसा जो इलेक्शन कमीशन है वो ना करे। अब इसके अलावा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो CAG की पोस्ट होती है, अब वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया, गवर्नमेंट ने जितना फंड किसी एक सेक्टर में एलोकेट करने का प्रॉमिस किया था, क्या गवर्नमेंट ने उतना एलोकेट किया, इन्वेस्ट किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो वो पैसा कहाँ गया, और अगर किया तो ज़्यादा तो नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि एजुकेशन पर या ट्रांसपोर्टेशन पर इतना हम मतलब बजट में अनाउंस होता है कि इतना खर्चा या
इतना एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या गवर्नमेंट उतना कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी एक रिपोर्ट से तैयार की जाती है एंड देन उस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि वो पावर का ओवर यूज़ ना करे और मिसयूज़ ना करे। ठीक है, अब हम देखेंगे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। अब एक तो हमने देख लिया कि अगर हम सारे इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस बना के चलते हैं, पावर को पूरा हॉरिजॉन्टल तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि कुछ एक्सटेंट तक चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहेगा और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। अब इसके अलावा एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और क्या क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कौन सा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो इंटेलिजेंट तरीके से करने की ज़रूरत है। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करना अमेंड करना इतना आसान नहीं है, यानी कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारे मेजॉरिटी चाहिए ज़्यादा, और स्टेट की, सेंटर की, सबकी मेजॉरिटी चाहिए। तो रिजिडिटी होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हार्ड हो थोड़ा सा। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जल्दी चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है यानी कि उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो क्या होगा, क्या वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होगा? कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोविजंस चेंज नहीं हो जाएंगे, ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन तब सोचो आप, जब हमारी कंट्री में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे हमें जल्दी प्रोविजंस की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है, या कोई नया प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की ज़रूरत है हमारी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर तो हमने उस कंडीशंस को देखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, लेकिन जब कंट्री को गवर्न करना है तो आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करना पड़ सकता है। तो अगर प्रोसेस बहुत हार्ड है तो क्या होगा, बहुत डिले हो जाएगा अमेंड करने में या प्रोविजन ऐड ऑन करने में, तो फिर भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि बहुत आए दिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स बहुत जल्दी से चेंज कर लिए जाएंगे, मतलब लोग सिक्योर फील ही नहीं करेंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि जो राइट्स आज उनके पास है वो कल होंगे या नहीं होंगी, गवर्नमेंट पता नहीं कब क्या कर लेगी, तो वो बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो भी कंट्री स्टेबल तरीके से गवर्न नहीं की जा सकती, और अगर रिजिडिटी होगी तो भी नहीं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है क्योंकि हम इन दोनों का मिक्सचर फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, हम इनको रिजिड इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट वायलेट कर सकती है अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए या किसी भी केस में। तो इसीलिए हर नागरिक के पास जो अधिकार हैं ताकि वो वायलेट ना हो जाएं, लोगों से उनके राइट्स स्नैच ना कर लिए जाएं, इसलिए हमने उनको रिजिड बनाया। और फ्लेक्सिबल भी हैं, कुछ चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल भी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनको चेंज कर सकें या नया प्रोविज़न ऐड ऑन कर सकें। अब फ्लेक्सिबल के लिए एक एग्जांपल, जैसे हमारे इंडिया में 2017 में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। अब उससे पहले क्या होता था कि मल्टीपल टैक्सेस देने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब कोई मानो नहीं ज़्यादा पढ़ा नहीं है और वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको कितनी बार टैक्स देना पड़ेगा। अगर बॉर्डर, स्टेट की बॉर्डर चेंज करने पर टैक्स चेंज हो जाता था, क्योंकि सारे इंडिया में यूनिफॉर्म टैक्स नहीं था, अपनी अपनी हिसाब से स्टेट्स ने टैक्स डिसाइड करते थे, सेट करते थे और बहुत बार टैक्स देना पड़ता था। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 2017 में। अब ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से हमने इसको जल्दी इस प्रोविजन को ऐड कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करना इतना आसान नहीं है, जबकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको टाइम के साथ हम लोग अमेंड कर सकते हैं, न्यू प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नेचर होगा तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि लिविंग का मतलब होता है जो चीज़ जिसमें लाइफ है, यानी कि अब लिविंग डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के पास अगर कंडीशन में देखिए तो लिविंग का यहाँ पे मतलब है कि हम इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला लिविंग डॉक्यूमेंट। अब ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन आपको खुद को 3 क्वेश्चंस पूछने हैं और खुद ही आंसर करना है ये 2 पार्ट्स पढ़ने के बाद। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, इज द कॉन्स्टिट्यूशन लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो लोगों की होप्स एंड एस्पिरेशंस के हिसाब से काम करता है, यानी कि वो लोगों की होप्स एंड एस्पिरेशंस को ध्यान में रखता है या नहीं रखता है। अब क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, सेकेंड क्वेश्चन है कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्या वो लोग क्रेडिबल थे, यानी कि हम उन पर विश्वास करते थे। ऑब्वियसली विश्वास करते थे और वो क्रेडिबल थे, बिलीवेबल थे, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पूछना है कि इस पावर ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंटली, जो हमने ये बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन देखा या फिर हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस देखे, क्या ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटेलिजेंट तरीके से पावर को ऑर्गेनाइज किया गया है। और लास्ट, रीज़न टू गो अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग करते हो और बाकी सारे लोग भी करते हैं, इसके पीछे रीज़न पूछो कि आखिर क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो हमारे फेवर में काम करता है, हमारे लिए है, तो क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद को पूछने हैं एंड देन आंसर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।